आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग एक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि इस बार आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हम कुछ अलग हट कर लेकर आए हैं। अभी तक हम आपको प्यारी प्यारी मीठी मीठी से प्रेम कहानियां सुनाते रहे हैं, लेकिन इस बार की प्रेम कहानी आपको डराएगी भी। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारे साथ इस रोमांचक डरावने सफर पर चलने के लिए? तो चलिए चलते हैं आप सबको एक अलग दुनिया में लेकर। 16वीं सदी में मेवाड़ की रियासत विक्रमगढ़ पर महाराजा सूरज सिंह का शासन था। सूरज सिंह एक चंद्रवंशी राजा थे। उनके पराक्रम और दयालुता के चर्चे सब जगह विख्यात थे। विक्रमगढ़ में रौनक लगी थी। चारों तरफ बस खुशियों का माहौल था। वहाँ की सारी प्रजा का रहना खाना 2 दिनों से महल में हो रहा था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी जा रही थी। इस जलसे का कारण 2 दिन बाद होने वाली राजकुमारी नंदिनी की शादी थी। महाराज सूरज सिंह के 2 बड़े बेटे राजकुमार उदय सिंह और विजय सिंह थे। राजकुमारी नंदिनी उनकी सबसे छोटी बेटी थी। महाराज ने राजकुमारी नंदिनी को परियों की तरह पाला था। नंदिनी भी दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी थी। महल में सबकी लाडली राजकुमारी जब खिलखिलाकर हंसती थी तो मानो निर्जीव वस्तुएं भी उनके साथ ठहाके लगाकर हंसती हों। समय बीतता गया और देखते ही देखते सबकी लाडली नन्ही राजकुमारी ने अपने जीवन के 17 बसंत पार कर लिए थे। विक्रमगढ़ का महल दिन में भी रोशनी से जगमग कर रहा था। सूरज भी उसकी जगमगाहट से बादलों के पार छुप गया था। आज महल की खूबसूरती के आगे राजकुमारी नंदिनी के अलावा सब कुछ फीका पड़ रहा था। चारों तरफ बस खुशियों का माहौल था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। राजकुमारी नंदिनी ने अपनी शादी के लिए वर का चुनाव स्वयं किया था। भले ही उनका इस तरह से खुद के वर को चुनना उनके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को पसंद नहीं आया, लेकिन महाराज ने बिना कोई सवाल किए राजकुमारी की पसंद के अनुसार उनका विवाह पास के ही एक छोटी सी रियासत के राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के साथ तय कर दिया था। कुछ ही समय में बारात विक्रमगढ़ की सीमा पर पहुंचने वाली थी। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से बढ़ गई थी। इन तैयारियों के बीच कुछ दासियां आपस में कानाफूसी कर रही थी। सुखीबाई ने दबे स्वर में कहा, सुन रही हो ना भाई सा, राजकुमारी सा ने शादी के लिए किसने चुना है? वो तो नासमझ है, पर महाराज वो कैसे उनका साथ दे सके हैं? उसके साथ काम कर रहे दूसरी दासी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तो खुद हैरान हूँ बड़ी भाई सा। एक तो राजकुमारी ने इतनी छोटी रियासत के राजकुमार को चुना, ऊके ऊपर पता कौन उनके बारे में क्या क्या अफवाह फैली हुई से। धीरे बोलो काकी सा, कोई सुन ना ले। मैंने तो ये तक सुना है कि बाके अठे नई दुल्हन की बलि देई जावे से। बहुत घना तंत्र मंत्र चलता है उनके यहाँ। वहां मौजूद एक और दासी धीरे से फुसफुसाई। सुखी भाई ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, मने तो राजकुमारी सी की बहुत घनी चिंता हो रही है। कुल देवी माँ ब्याह के बाद उनको सुरक्षित रखे। राजघराने की बात से काकी सा, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना है राजकुमारी सा का प्रेम विवाह हो रहा है राजकुमार के साथ में। मने तो आप प्रेम कम अनहोनी ज्यादा लग रही है। उसकी बात सुन मोहिनी थोड़ा गुस्से में बोली, तू चुप कर छोरी, कोई सुन लिया तो जान पर बनावेगी। राजकुमारी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, उनके साथ माता कभी गलत ना करेगी। मोहिनी ने उन सबको डांट कर चुप करवा दिया। उन सब में उम्र में बड़ी थी तो उनके झिड़कने पर सभी अपने अपने काम पर लग गई। उधर दूसरी तरफ महल के एक कमरे में महाराज सूरज सिंह की उनकी रानी सरोजा देवी के साथ बहस हो रही थी। सरोजा देवी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बार बार नंदिनी को ये शादी ना करने के लिए समझाती रही, लेकिन हर बार उसने सभी बातों को अफवाह बताकर सरोजा देवी की बातों को टाल दिया। वही सरोजा देवी आखिरी घड़ी तक यही सोचती थी कि कैसे भी करके वो ये शादी रोक सके और आने वाली अनहोनियों से नंदिनी की रक्षा कर सके। सरोजा देवी रोते हुए बोली, मैं अपने लाडो की शादी उस राजघराने में कभी ना होने दूंगी। महाराज, आप नंदिनी को क्यों ना समझाती? हम कैसे भूल सकते हैं थारी बुआ सा की कैसे मौत हुई थी। उनकी शादी भी उसी राजघराने में हुई थी। बुआ सा दुल्हन बनी तैयार बैठी थी और उसके बाद क्या हुआ किसी को कोई खबर ना मिली। सूरज सिंह थोड़ा क्रोधित होकर बोले, कैसे बातें कर रही हो रानी सा, बाकी लोग अफवाह फैलाते हैं, उन्हें हम जाके रोक ना सके हैं, परंतु आप भी उनकी तरह। आज इतना शुभ दिन है, हमारे लाडो का ब्याह है,
वो एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, उसे कैसा लगेगा जब वो आपको ऐसे रोता बिलखता देखेगी? हम सब कुछ जानते बूझते मारी लाडो को मौत के कुएं में कैसे कूदने दे सकते हैं? हमें रह रह कर बस सब याद आ जाता है जो थारी बुआसा के साथ उनकी शादी के बाद हुआ था। लोग तो अठे तक कहवे से कि उस रात उनकी बलि दी गई थी। आप भी कट्ठे दास दासियों की बातों में आ गई। ये सब मनगढ़ंत बातें और किस्सों के अलावा और कुछ नहीं। महाराज ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सरोजा देवी क्रोध में चिल्लाई, थारे ये झूठे दिलासे बच्चों के लिए बचा कर रखिए। मत भूलिए हम भी इसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और हमें सब पता है। महाराज रानीसा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपने जिद पर अड़ी थी। जबकि दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते थे कि बाहर लोगों को पता चले कि सरोजा देवी इस शादी से नाखुश थी। उन्होंने तो इस बारे में राजकुमारी नंदिनी से भी कुछ नहीं कहा था। सरोजा देवी नंदिनी की शादी की एक भी रस्म में शामिल नहीं हुई थी। महाराज ने सबको ये बोलकर उनके पास जाने से रोक दिया कि वो बहुत अस्वस्थ हैं। लेकिन आज उनकी लाडली बेटी इस महल से विदा होने वाली थी। वो सरोजा देवी को उनके अधिकारों से वंचित भी नहीं रखना चाहते थे। बस यही सोचकर वो फिर उनको समझाने आए थे। महाराज और सरोजा देवी आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके बड़े बेटे कुंवर उदय सिंह अपनी पत्नी दर्शना के साथ वहां आए। उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। कुंवर उदय सिंह ने अंदर आते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप मासा? जिन बुआ सा की आप बात करती हैं वो दादा सा की बुआ थी। उनका दौर अलग था। वो पहले का समय था और उस वक्त तंत्र मंत्र ज्यादा होते थे। अब ये सब नहीं होता। दर्शना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, मासा आप बेवजह घबरा रही हैं और आपके इस घबराहट की वजह से आप उन सभी खुशियों से वंचित हो गई जिनमें आपको बाईसा के साथ होना चाहिए था। अब तो जिद छोड़िए और चलिए नीचे। सरोजा देवी रोते हुए बोली, आप तुम्हारे दर्द को समझिए। कुंवरसा का दौर कोई भी हो, चाहे जो बीत गया हो या आने वाला हो, कुछ चीजें कभी ना बदलें। अगर आज भारी लाडो को कुछ हुआ तो ये राजघराना खत्म हो जाएगा। सरोजा देवी की बात सुनकर इस बार महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सरोजा देवी को वहीं छोड़ दिया। सूरज सिंह ने कहा, हमें लगा था आप अपनी जिद छोड़ देगी। शायद थारे भाग्य में अपने लाडो का ब्याह देखना नहीं लिखा है। आप यहीं रहिए, हम आपके बिना भी सारे काम कर सकते हैं। रानीसा वही चीखती चिल्लाती रह गई, जबकि महाराज उदय सिंह और दर्शना के साथ में शादी में उपस्थित होने के लिए आ गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी नंदिनी शादी से पहले मंदिर में कुलदेवी की पूजा करने गई थी। मंदिर महल के ही एक हिस्से में बना हुआ था, फिर भी उनके साथ पूजा करने के लिए कई दास दासी आए हुए थे। उसने उन सबको बाहर ही रुकने का बोला और अकेली मंदिर में जाकर देवी माँ की प्रार्थना करने लगी। राजकुमारी नंदिनी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें मूंद कर मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, हे माता रानी कुलभावनी, आज थारे ही आशीर्वाद से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। लोगों की कानाफूसी हमारे से छुपी ना है, लेकिन हमें थारे पर पूरा विश्वास है। आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगी। माता रानी हमारा साथ और हाथ कदे ना छोड़ना। देवी माँ से प्रार्थना करने के बाद राजकुमारी नंदिनी पूजा थाल से आरती उतारने लगी। जैसे ही उन्होंने वो पूजा थाल नीचे रखा, वहां पड़े दीपक से उनके दुपट्टे में आग लग गई। आग ज्यादा ना फैले इसीलिए जल्दबाजी में नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया और उसने वहां मौजूद जल रहे वो अखंड दीपक को बुझा दिया। जैसे तैसे पानी से उन्होंने अपने दुपट्टे की आग को भी बुझा दिया। आग बुझाने के बाद नंदिनी का ध्यान दीपक की तरफ गया तो वो घबरा गई। नंदिनी घबराए स्वर में बोली, हे कुलदेवी, ये क्या अनर्थ हो गया हमारे से? हमने तो जल्दबाजी में पूजा का अखंड दीपक ही बुझा दिया, जबकि ये दीपक कभी ना बुझे इसके लिए निगरानी में हर वक्त यहाँ कोई ना कोई मौजूद रहता है। और ये चुनरी, ये तो खुद दादी सा ने हमें अपने हाथों से बनाकर दी थी। इसे देते वक्त उन्होंने यही कहा था कि इस चुनरी के रूप में उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। माता रानी बस एक संजोग ही हो, ना कि कोई आने वाली अनहोनी की दस्तक। नंदिनी ने खुद को समझाकर शांत किया और वहां से चली गई। सूरज ढलने के समय कुछ समय शेष था। शादी का समय निकट आ रहा था। राजकुमारी को तैयार करने में काफी सारी दासियां जुटी थी। वो नहीं चाहती थी कि आज उन सबकी चहेती राजकुमारी के श्रृंगार में कोई कमी रहे। उधर दूसरी तरफ प्रतापगढ़ से राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह की बारात विक्रमगढ़ पहुंच चुकी थी। वो विक्रमगढ़ की सीमा पर बने जनवासे में आराम कर रहे थे। बारात महल पहुंचने की तैयारियां कर रही थी। बाहर काफी धूमधाम थी। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे।
वैसे तो राजकुमार महेंद्र सिंह पास की एक छोटी सी रियासत प्रतापगढ़ के राजकुमार थे, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि प्रतापगढ़ की विरासत बस अब नाम की ही रह गई थी। वहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग पलायन कर चुके थे। ऐसे में राजकुमारी नंदिनी का शादी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह को चुनना जनता को भी थोड़ा कम ही पसंद आया था। जनवासे से बारात निकलने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह की बारात निकलने से पहले आरती की जा रही थी। आरती के बाद कुछ पारंपरिक रस्में निभाने के लिए राजकुमार के पिता तेज प्रताप सिंह उनके पास आए। तेज प्रताप सिंह राजकुमार को कंगली पहनाते हुए बोले, आज सही मायने में म्हारी मातृभूमि का कर्ज उतारने जा रहे हो राजकुमार। म्हारे वंशज थारा बलिदान युगों युगों तक दोहराएगा। तेज प्रताप सिंह की बातें सुनकर राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह की नजरें झुक गई और चेहरे पर उदासी छा गई। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर तेज प्रताप को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहते थे अब अंतिम घड़ी में महेंद्र प्रताप अपने फर्ज से पीछे हटे। तेज प्रताप सिंह ने कहा, क्या बात है राजकुमार, थारे चेहरे पर यह उदासी क्यों? क्या राजकुमारी के प्रेम के वश में होकर थारा फर्ज भूल जाओगे कि ये सब मोह माया है और कुछ नहीं? राजकुमार महेंद्र, ना पिताजी, हम अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जरूरी है कि इन सब में राजकुमारी की जा। बोलते बोलते महेंद्र प्रताप के शब्द वहीं रुक गए, जबकि उनकी बात सुनकर तेज प्रताप सिंह के मन में यह आशंका घर कर गई कि कहीं आखिरी मौके पर राजकुमार पीछे न हट जाए। वो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी उनके बड़े दादा साहब प्रताप सिंह वहां आए। उन्हें देखकर वो दोनों चुप हो गए। प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, किस फर्ज को निभाने की बात हो रही है पिता पुत्र में? महेंद्र प्रताप ने बुझे स्वर में जवाब दिया, बड़े दादा साहब, बापू साहब हमें शादी से जुड़े फर्ज के बारे में बता रहे थे। प्रताप सिंह हंसते हुए बोले, तब तो थारी कमर कस ही लो राजकुमार। ब्याह के बाद तो थारा जीवन अपने संगनी के हिसाब से बीतेगा। तेज प्रताप ने बात को टालते हुए कहा, बारात निकलने की शुभ घड़ी हो गई है दादा साहब, थारी आज्ञा हो तो अब चलें। हमारी आज्ञा और आशीर्वाद तो हमारे राजघराने पर हमेशा रहेगा। अब देर ना करो, घर की लक्ष्मी को जल्दी से घर लेकर आना है। प्रताप सिंह उनके सर पर हाथ फेर कर बोले। प्रताप सिंह के सामने तेज प्रताप ने बात टाल दी थी। उनके जाते ही तेज प्रताप ने आंखों ही आंखों में इशारा करके उन्हें समझा दिया कि अब महेंद्र प्रताप अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते, जबकि महेंद्र प्रताप ना चाहते हुए भी उनके हाथों की कठपुतली बने हुए थे। जनवासे से राजकुमार महेंद्र सिंह की बारात गाजे बाजे के साथ निकल पड़ी। महल से जनवासा ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं था। सूरज ढलने से पहले ही बारात विक्रमगढ़ के महल के आगे खड़ी थी, जहां एक तरफ रानी सरोजा देवी अपने कक्ष में बैठकर आंसू बहा रही थी, तो दूसरी तरफ कुल वधुएं दर्शना और सुदर्शना राजघराने की अन्य महिलाओं के साथ महेंद्र प्रताप का स्वागत कर आरती कर रही थी। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ साज श्रृंगार कर तैयार हो चुकी थी। लाल शादी के जोड़े में गहनों से परिपूर्ण राजकुमारी साक्षात देवी माँ का स्वरूप लग रही थी। आज तो राजकुमार होने वाले दुल्हन को देखते ही रह जाएंगे। आपकी खूबसूरती को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। नंदिनी की सहेली सुमन ने उसको काला टीका लगाकर कहा। मासा का स्वास्थ्य अभी तक ना सुधरा क्या? नंदिनी की नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उनके दिल की उदासी उनकी सूनी आंखों से साफ नजर आ रही थी। सुमन ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा भी क्या हो गया जो मासा हमारी शादी में सम्मिलित होने के लिए नहीं आ सकती? हम तो उनसे मिलने जा सकते हैं ना सुमन? तुम हमें मासा के कक्ष तक ले चलो। नंदिनी ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला और सुमन के साथ सरोजा देवी के कमरे की तरफ बढ़ी। रानी साहब भी वहां पर बैठकर अपनी लाचारी पर आंसू बहा रही थी। नंदिनी को वहां देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने सुमन को बाहर जाने का इशारा किया। सरोजा देवी ने नंदिनी के सर पर हाथ फेर कर बोला, क्यों खुद ही अपनी मौत को दावत देने पर तुली हो हमारी लाडो? हमने थारे को ई ब्याह खातिर मना किया था ना। महेंद्र प्रताप थारे लायक नहीं है लाडो। अभी भी कुछ ना बिगड़ा है तो इस शादी से भाग जा। सरोजा देवी की बात सुनकर नंदिनी दंग रह गई। उसने खुद को सरोजा देवी से दूर किया। ये कैसी बातें कर रहे हो मासा? माँ तो अपनी छोरी को कुल की मर्यादा का पाठ पढ़ाती है और आप हैं कि हमें। बापू साहब सही कह रहे थे, थारी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। थारे को आराम की जरूरत है, कहकर नंदिनी वहां से बाहर चली गई। हमारी बात तो सुन लो लाडो। रानी सरोजा देवी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनकी बात को अनसुना कर वहां से चली गई। नंदिनी गुस्से में वहां से अपने कक्ष में वापस जा रही थी कि तभी उनकी नजर पास के झरोखे से बाहर की तरफ गई,
तो उनका गुस्सा पल भर में पिघल गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजकुमार महेंद्र सिंह की बारात महल पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि उसकी सभी भाभियां दर्शना और सुदर्शना अन्य स्त्रियों के साथ उनकी आरती उतार रही थी। दासियां उन पर फूल बरसा रही थी तो अन्य लोग बारात में आए व्यक्तियों के स्वागत में लगे थे। नंदिनी दूर से उनकी तरफ देख रही थी कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया। उन्होंने खुद को दीवार के सहारे संभाला। नंदिनी ने पीछे देखते हुए कहा, कौन है? वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद म्हारे को वहम हो गया होगा। इसे अपने मन का वहम समझकर नंदिनी वहां से अपने कक्ष में चली गई। उनके जाते ही वहां हवा का एक तेज झोंका गुजरा और आगे जाकर एक अपूर्ण आकृति का रूप ले लिया। वो आकृति किसी औरत की थी जिसने लंबा घूंघट ले रखा था और उसके दूसरे हाथ असंख्य चूड़ियों से भरे हुए थे। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और वो धीमे कदमों से महल में इधर उधर विचरण करने लगी। इधर राजकुमारी नंदिनी महेंद्र प्रताप सिंह को दुल्हा बना देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिल रहा था। नंदिनी ने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए राजी करने के लिए बहुत मेहनत की थी। नंदिनी राजकुमार के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उनकी दोनों भाभियां कुछ दासियों के साथ उनके कक्ष में आई। चलिए बाईसा, फेरों का वक्त हो गया। आज थारी डोली यहाँ से उठ जावेगी। दर्शना ने नंदिनी के चेहरे पर घूंघट डालते हुए कहा, और आप हमेशा के लिए पराई हो जावेगी। सुदर्शना ने उदास स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गई और उनके गले लग गई। चलिए बाईसा, पंडित जी थारे की फेरों के लिए बुला रहे हैं, एक दासी आकर बोली। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और उन लोगों के साथ मंडप की ओर चल दी। उसे देखकर महाराज सूरज सिंह ने सोचा, कितनी नाजों से पाला था सरोजा ने अपनी लाडो को, और आज वो ही इसकी विदाई देखने खातिर मौजूद ना है। सरोजा का सोचकर महाराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी उदासी को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। नंदिनी शादी की विधियों के लिए महेंद्र प्रताप सिंह के पास आकर बैठ गई। उस औरत का साया अभी भी इधर उधर घूम रहा था। महल में इतनी रौनक के बाद भी एक मनहूसी सी छाई हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल को वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो हमने सोची थी। सोचते हुए राजकुमारी ने महेंद्र प्रताप की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाकर बैठे थे। नंदिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना मुंह सामने की तरफ कर दिया। जिन झुकी नजरों को वो महेंद्र प्रताप के संस्कार समझ रही थी, वो नजरें तो शर्म से झुक रही थी। महेंद्र प्रताप अपने पिता को दिए वचन के आगे मजबूर थे। राजकुमारी नंदिनी की शादी राजकुमार महेंद्र सिंह के साथ पूरी विधि विधान से संपन्न हो चुकी थी। थोड़ी देर बची हुई रस्में निभाने के बाद सुबह गोधूली बेला में महाराज अपने परिवार सहित उन्हें भावभीनी विदाई दे रहे थे। सरोजा देवी भी वहां पर मौजूद थी। महाराज सूरज सिंह अपने बेटी को विदा करने का हक नहीं छीनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें वहां बुलवा लिया था। रोते हुए नंदिनी अपनी मां से गले मिली तो सरोजा देवी ने सबकी नजरों से छुपाकर उनके हाथ में एक ताबीज बांध दिया। नंदिनी को अपनी मां की हरकत पर थोड़ा संदेह महसूस हुआ, लेकिन मां का प्यार समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लाडो, तूने अपनी मनमानी करके ये ब्याह तो कर लिया, लेकिन जल्दी थारे को सब पता चल जाएगा और तब ये तावीज़ थारी रक्षा करेगा। सरोजा देवी उसके कान में फुसफुसाई। उनकी बात सुनकर नंदिनी चौंक गई, लेकिन इतने लोगों के बीच वो कुछ कह नहीं पाई। शादी की सभी रस्मों के बाद मंगल गीतों के साथ नंदिनी की विदाई हुई। विदाई के बाद नंदिनी की टोली प्रतापगढ़ के लिए विदा हो गई। लगभग 3 दिन बाद बारात नई दुल्हन को लेकर प्रतापगढ़ की चौखट पहुंच चुकी थी। नंदिनी अपने नए ससुराल को लेकर बहुत उत्साहित थी और मन ही मन नई दुल्हन की तरह अपने नए जीवन के सपने संजो रही थी। उसने सोचा था कि जैसे ही वहां कदम रखेगी तो घर की महिलाएं मंगल गान करती हुई उसका स्वागत करेंगी। सभी उसे आशीर्वाद देंगी और उसके नए सफल विवाहित जीवन की कामनाएं करेंगी। आम लड़कियों की तरह वो भी अपने नए जीवन को लेकर खासी उत्साहित थी। जैसे ही नंदिनी ने महेंद्र प्रताप सिंह के साथ महल की चौखट पर कदम रखा, उसके सारे सपने हवा की तरह उड़ गए। वहां जाकर उसने देखा कि घर में एक भी महिला मौजूद नहीं थी और पूरा महल बस पुरुषों से भरा हुआ था। नंदिनी ने संदेह भरी नजरों से महेंद्र प्रताप की तरफ देखा तो उनकी नजरें झुकी हुई थी। नंदिनी उनकी झुकी हुई नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो उनसे कुछ पूछ पाती उससे पहले उसने देखा कि सामने से बहुत सारी औरतें काले कपड़ों में आ रही थी। उन्होंने लंबा घूंघट लिया था। उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था और उन सब के हाथों में थाली थी। सबने अपने हाथों को चूड़ियों से भर रखा था।
हम तो डर ही गए थे। हमें लगा कि आपके घर में कोई महिला नहीं होगी, लेकिन इन सब ने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? काला रंग तो हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता। नंदिनी महेंद्र प्रताप सिंह से बात कर रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। उसने खुद को संभाला ही था कि महल के दरवाजे बंद हो गए। नंदिनी ने घबराकर पीछे देखा तो महेंद्र प्रताप सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे। फोन काले कपड़े वाली स्त्रियों के बीच घिरी हुई थी। कौन है आप लोग? दूर रहिए हमारे से, नंदिनी ने खड़े होकर कहा। उन औरतों ने जवाब देने के बजाय जोर जोर से कर्कश रुदन करने लगी। उनके रोने का स्वर इतना तीव्र था कि कोई भी सामान्य इंसान उसे बर्दाश्त ना कर सके। चुप हो जाइए, थारी आवाज तुम्हारे कानों में चुभ रही है, नंदिनी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्ला कर कहा। वो सभी स्त्रियां चुप होने के बजाय और जोर से रुदन करने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा था। वहां मौजूद सारे पुरुष कहाँ गायब हो गए? नंदिनी के कानों से खून निकलने लगा था। वो उस ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। नंदिनी को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने आंखें खोली तो उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। कानों में हल्के हल्के मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। वो उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके शरीर को काबू में कर रहा हो। वो चाह कर भी वहां से खड़ी नहीं हो पा रही थी। काफी देर प्रयत्न करने के बाद भी नंदिनी उठ नहीं पाई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हल्की रोशनी में उसे 3 औरतों के साए नजर आए। भले ही उसे कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन वो अब औरतें उन सभी औरतों से अलग थी जो आंगन में रुदन कर रही थी। उनका चेहरा बालों से ढका हुआ था, जिन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका मुंह आगे की तरफ था कि पीछे की तरफ। नंदिनी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी माँ सा उन्हें किस खतरे से आगाह कर रही थी। काल को स्वयं अपने सामने देखकर अंतिम समय में उसे अपनी माँ सरोजा देवी और पिता सूरज सिंह का चेहरा याद आने लगा, जिन्होंने अपने कलेजे को टुकड़े को इतने प्यार और आशीर्वाद से विदा किया था। उनके बारे में सोचकर नंदिनी की आंखें में आंसू आ गए। हे देवी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए माँ। नंदिनी ने मन ही मन कुलदेवी माँ का स्मरण करना शुरू कर दिया। समय हाथ से धूल की तरह फिसलता जा रहा था। समय का बीतता हर पल उसे मौत की ओर भी नजदीक ला रहा था। वो औरतें धीमे कदमों से नंदिनी की तरफ बढ़ रही थी। कोई म्हारे को बचाओ, नंदिनी जोर से चिल्लाई और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ राजकुमारी, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? और अचानक से कहाँ गायब हो गई थी आप? राजकुमार महेंद्र की आवाज सुनकर नंदिनी ने आंखें खोली तो खुद को एक कक्ष में बिस्तर पर पाया। डर के मारे नंदिनी का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें खोली तो महेंद्र प्रताप सिंह को अपने सामने देखकर उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। वो सब औरतें कहाँ गई? आप हमारे को बचा लो, वो सब हमारी जान ले लेवेगी। राजकुमारी, हमारे खानदान में एक भी स्त्री जिंदा नहीं है। फिर लगता है थारे को कोई बुरा सपना आया था। आप कुछ देर आराम करो। महेंद्र प्रताप उन्हें वहीं छोड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन नंदिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। नंदिनी अभी भी डर से कांप रही थी। महेंद्र प्रताप गुस्से में अपने पिता के पास गए। थारे को जो करना है जल्दी कीजिए, वो सभी फिर से जागृत हो रही हैं। तेज प्रताप ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दबे स्वर में कहा, जाकर उसके हाथ से वो धागा निकालिए, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। धागा निकालने के बाद जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लेकर आओ। आदेश देने के बाद वो फिर से अपने अनुष्ठान में लग गए। रात्रि का चौथा पहर भी बीतने को था। महेंद्र प्रताप नंदिनी को इन सब से बचाना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी उनका बस नहीं चल रहा था। वो आखिरकार नंदिनी को अपने सीने से लगाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे। वो उनके कक्ष में गए तो वो सो रही थी। वो नंदिनी के पास आ गए और उसके पास जाकर प्यार से बालों पर हाथ फिराया। उनके हाथ रखने से वो डर कर खड़ी हो गई। ओह, आप हो, आपने तुम्हारे को डरा ही दिया। नंदिनी उठकर महेंद्र के पास बैठ गई। महेंद्र प्रताप उसे अपने दिल की बात बता पाते। तभी उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई और उन्होंने नंदिनी की नजरों से छुपकर उनके हाथ का ताबीज खोलकर फेंक दिया। आप हमारे संग चलिए, थारे को कुछ दिखाना है। महेंद्र प्रताप नंदिनी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले गए। लेकिन क्या? नंदिनी ने धीमी आवाज में पूछा। महेंद्र प्रताप सिंह आंखों में अपने लिए प्यार देखकर नंदिनी का सारा दर्द और थकान दूर हो गई।
आप खुद ही देख लेना। महेंद्र प्रताप सिंह ने बस इतना ही कहा और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे महल के निचले हिस्से में ले जा रहे थे। उसके कानों में वही रोने के स्वर फिर से सुनाई देने लगे। महेंद्र प्रताप के साथ होने की वजह से उसने इसे एक भ्रम समझकर उनके साथ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही नंदिनी उनके साथ नीचे आई, वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी ने डर के मारे महेंद्र प्रताप का हाथ कसकर पकड़ लिया। नंदिनी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ महल के तहखाने में आई थी। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरकर वहां से भागने लगी। जैसे ही राजकुमारी नंदिनी भागने लगी, खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी, महेंद्र प्रताप के पिता ने अपने मंत्रों की आवाज और तेज कर दी। महल का वो हिस्सा प्रेत आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से भर चुका था। नंदिनी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहां पर क्या चल रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उनके पैर किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। एक और चंद्रवंशी की आहुति। थारे इस वंश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहां असंख्य आवाजें गूंजने लगी। नंदिनी को वहां पर महेंद्र प्रताप और तेज प्रताप के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। आप म्हारे को यहाँ क्यों लेकर आए हो? म्हारे को डर लग रहा है, नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनकर तेज प्रताप एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, थारा सारा डर अब कुछ ही देर में उड़न छू हो जाएगा छोरी। उसने अग्नि में अंतिम आहुति दी और उसी के साथ वहां अंधेरा हो गया। हवन की अग्नि की एकमात्र उजाले का स्रोत थी। नंदिनी ने देखा कि काला साया 3 औरतों के साथ चलकर आ रहा था। उन औरतों ने अच्छे से साज सजा कर रखी थी और लंबा घूंघट डाल रखा था। घूंघट पहनने के कारण उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन सब के आते ही हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। पूरे स्थान से मरे हुए जानवरों जैसे दुर्गंध फैल गई। तुम इस घराने की नई कुलवधू हो, आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। वो तीनों एक साथ बोली और नंदिनी को जबरदस्ती पकड़कर तेज प्रताप के पास ले गई। महेंद्र प्रताप वहां एक कठपुतली की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन औरतों ने जबरदस्ती नंदिनी को ले जाकर एक बलि पर लेटा दिया। राजकुमारी खुद को बचाने के लिए महेंद्र प्रताप से गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी हर चीख उसके गले में दबकर रह गई। वो चाहकर भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। थारे मन में कई सवाल होंगे कि आखिर आप ही क्यों? मरने से पहले हमें थारे सब सवालों के जवाब देंगे। तो सुनिए राजकुमारी, आप एक चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशियों की शक्ति चंद्रमा से जुड़ी होती है। चंद्रमा रात्रि का प्रतीक होता है और रात्रि अंधेरी और काली शक्तियों का। जो औरतें थारे को अठे आते ही मिली थी, वो हमारे खानदान के वो चंद्रवंशीय बहुएं थी जिनकी बलि दी जा चुकी थी। आप भी उनमें शामिल होने वाली हैं। तो वो थारे स्वागत के लिए आई थी, कहकर तेज प्रताप और जोर जोर से हंसने लगा। नंदिनी बेबसी के आंसू बहा रही थी और अनायास ही उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो कहानी के रूप में उनकी दादी बचपन में उन्हें सुनाया करती थी, कि कैसे कुछ बुरे लोग शक्ति और अमर रहने की चाह में काली शक्तियों की पूजा करते हैं। वो अपने कुल की अमरता के लिए अक्सर नववधू या गर्भवती स्त्रियों की बलि दे देते थे। अब ये इनसे मिलो। ये हमारे कुल के वो 3 कुलवधुएं हैं जिन्होंने ये प्रथा चलाई और अपनी कुर्बानी दी, और ये उनके पति। ये लोग अमर हैं। हमारे को भी इनकी तरह अमर बनना है। तुम चंद्रवंशी की बलि और ताज़ा रक्त इनको अजर अमर बनाए रखता है। तेज प्रताप की बात सुनकर नंदिनी डर से कांपने लगी। वो समझ चुकी थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था। हम राजकुमारी को उन सैकड़ों आत्माओं की तरह भटकने न दे सके हैं। हम मजबूर थे, लेकिन इनसे प्रेम भी करते हैं। महेंद्र प्रताप ने अपने मन में कहा। वो अभी भी नंदिनी को उन सबसे बचाना चाहते थे। उस काले साए उन 3 स्त्रियों के साथ मिलकर नंदिनी की पूजा करनी शुरू की। वो लोग अपनी पूजा के अंतिम चरण पर पहुंच गए थे, जहां नंदिनी के बलि देने में बस कुछ ही क्षण बचे थे। पूजा में एक विशेष तरह का खंजर पड़ा हुआ था। महेंद्र प्रताप सिंह ने जल्दी से वो खंजर उठाया। इससे पहले कि वो लोग विधि विधान से नंदिनी की बलि दे पाते, महेंद्र प्रताप सिंह ने उस खंजर को नंदिनी के सीने के बीचों बीच घोंप दिया। नंदिनी डर से करहा रही थी। महेंद्र प्रताप की इस हरकत ने उन सबको गुस्से में ला दिया था। जैसे ही महेंद्र प्रताप ने नंदिनी के सीने में खंजर घोंपा, अगले ही क्षण गुस्से में तेज प्रताप ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पूजा अधूरी रह जाने की वजह से वो लोग बहुत ही गुस्सा हो गए। वो लोग नंदिनी के बलि नहीं दे पाए। तेज प्रताप ने नंदिनी और महेंद्र प्रताप दोनों की आत्माओं को महल के काले जादू में कैद कर दिया। कहते हैं आज भी राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह की आत्माएं उन असंख्य आत्माओं के साथ कैद हैं। वो काला साया और उनकी 3 पत्नियां अपने कुल की रक्षा के लिए अभी भी चंद्रवंशों की बलि देते हैं। ओ माय गॉड!
माथे से पसीना पोंछते हुए एक लड़की ने जल्दी से किताब को बंद किया। किताब पढ़ने के बाद लड़की काफी घबरा गई। लंदन की तेज सर्दी में भी उसे उसके गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने खुद को सामान्य करने के लिए पानी की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो खाली थी। इसे भी अभी खाली होना था। मुझे भी रात को ही टाइम मिला था क्या ये डरावनी किताब पढ़ने के लिए? लेकिन मैंने तो इस बुक को इशू भी नहीं करवाया था। पता नहीं ये मेरे बैग में कैसे आ गई। लड़की ने जल्दी से किताब को वहां से उठाकर पास के टेबल पर रख दिया और पानी पीने के लिए किचन में चली गई। जैसे ही वो लड़की वहां से गई, उस किताब पर बनी राजकुमारी के चित्र ने अपनी आंखें खोली। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसके बाद वो किताब वहां से गायब हो गई। रात के 3 बज रहे थे। लंदन में हमेशा की तरह ठंड अपने चरम पर थी। बाहर हल्की बर्फबारी ने हवाओं को और सर्द बना दिया था। बाहर का नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। वो लड़की किचन में पानी पीने के लिए गई। ठंड होने की वजह से उसे कपकपी भी महसूस हो रही थी। पानी पीने के बाद वो कमरे में आई और लाइट बंद करके सोने चली गई। इन सब के बीच उसका ध्यान किताब की तरफ नहीं गया जो वहां पर मौजूद नहीं थी। वो लड़की नींद में भी डर से थर-थर आ रही थी। प्रतापगढ़ के महल में भव्य शादी का माहौल था। महल की चौखट पर एक नवविवाहित जोड़ा खड़ा था। वहां खड़े दुल्हा दुल्हन ने मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन को देखा। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखने को हुए, किसी ने लड़की को अंदर की तरफ खींच लिया और लड़का वहीं बाहर दरवाजे पीटता रह गया। उस नवविवाहिता ने देखा कि सामने बहुत सी स्त्रियां काले कपड़े पहनकर हाथ में थाली लेकर रोती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उन सबके रोने का स्वर सुनकर वो लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाते हुए लड़की नींद से जाग गई। इतनी ठंड में भी डर के मारे उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैंने मैंने उस महल में राजकुमारी की जगह खुद को क्यों देखा? मैं मैं वहां कैसे हो सकती हूँ? वो तो बस एक कहानी थी ना। वो बुक। लड़की ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे वो किताब कहीं भी नहीं दिखाई दी। शायद शायद वो मेरा भ्रम होगा। मैंने रात को सोने से पहले उस किताब को पढ़ा था और उसे पढ़ने के बाद मुझे डर भी बहुत लगा था। सोने से पहले हम जिस बारे में पढ़ते या सोचते हैं, अक्सर हमें उन्हीं के सपने आते हैं। ऊपर से मेरा नाम भी नंदिनी ही है, तो शायद इस वजह से मैंने राजकुमारी नंदिनी की जगह खुद को इमेजिन कर लिया। नंदिनी खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने उठने में अभी समय था, इसीलिए वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका सपना आ रहा था, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। सपने में उसे वो सब चीजें दिखाई दे रही थी जो राजकुमारी के साथ हुआ था। बस इस बार राजकुमारी की जगह वो खुद थी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अपनी सुबह किसी का कॉल आने पर नंदिनी की नींद टूटी। हालांकि वो कॉल नहीं उठा पाए, लेकिन जब उसने अपना मोबाइल लिया और उसमें समय देखा तो वो जोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड, 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो यूनिवर्सिटी 9 बजे ही पहुँचना था। और वो किताब कहाँ गई? मुझे उसे वापस सबमिट करवाना होगा, वरना मिस गोल्डबर्ग मेरी जान ले लेगी। नंदिनी दौड़कर बाथरूम में घुसी और जल्दी से तैयार होकर बाहर आई। नंदिनी सिंह लगभग 23 साल की थी और मूलतः भारत की थी, लेकिन उसकी जन्म लंदन में हुआ था। वो अपनी माँ टीना फिलिप और पिता नमन सिंह के साथ लंदन में रहती थी। वो तैयार होकर बाहर आई, तब तक उसके मॉम डैड अपने अपने काम पर जा चुके थे। उसने जीन्स पर रेडिश ब्राउन ओवरकोट पहना था। गले में स्कार्फ डालकर नंदिनी अपनी गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी पहुंची। अब जाते ही सबसे पहले उस डरावनी बुक को लाइब्रेरी में वापस सबमिट करवाऊंगी। जब से उस बुक को पढ़ा है, तब से हर पल ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। नंदिनी अपना बैग लेकर गाड़ी से बाहर निकली और यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। अंदर आते ही वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़ी। एक बार चेक कर लेती हूँ कि बुक का कोई पेज खराब तो नहीं हो गया, वरना मिस गोल्डबर्ग को हमेशा की तरह मुझे 2 बातें सुनाने का मौका मिल जाएगा। लाइब्रेरी के आगे खड़ी होकर वो अपने बैग को टटोल रही थी। स्माइल प्लीज, सामने से एक लड़की की आवाज आई, जो देखने में लंबी और दुबली पतली थी। लंबे ब्लॉन्ड हेयर उसके सफेद चेहरे पर खूब जच रहे थे। स्टॉप इट यार हेजल, जब देखो कैमरा लेकर शूट करती रहती है, कभी तो अकेला छोड़ दिया कर यार। नंदिनी ने उस लड़की की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा तो उसने अपना कैमरा नीचे कर लिया। जैसे किताबें तेरी जिंदगी हैं, वैसे ही कैमरा मेरी दुनिया है, तो प्लीज इसे कुछ मत कहो। हेजल मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। हेजल नंदिनी की बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसी के क्लास में पढ़ती थी। जहाँ नंदिनी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वहीं हेजल अपने आसपास की चीजों घटनाओं को अपने कैमरे में कैप्चर करती रहती थी। क्या हुआ बेबी डॉल, आज किस खुशी में कितना गम मनाया जा रहा है? कुछ हुआ है क्या? नंदिनी को परेशान देखकर हेजल ने पूछा। कुछ नहीं हुआ यार, तुझे याद है 2 दिन पहले हमने लाइब्रेरी से एक बुक ली थी?
बस वही वापस सबमिट करवाने आई थी। शार वो बुक मुझे मिल नहीं। ओह, आई एम सॉरी नंदू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि तेरी वो बुक गलती से मेरे पास चली गई थी। घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे तो कॉल करने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा होगी, लेकिन मैं मिस गोल्डबर्ग से बात करके उस किताब को 2 दिन और रखने की इजाज़त ले लूंगी। हेजल ने नंदिनी की बात काटते हुए कहा। क्या वो बुक तेरे पास थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हेजल? मैंने तो उस बुक को पूरा पढ़ा है। अब विस्मित होने की पारी नंदिनी की थी। उसने जल्दी से अपने बैग को फिर से टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वो किताब कहीं नहीं मिली। उसे इस तरह परेशान होता देख हेजल ने जल्दी से अपने बैग से एक किताब निकालकर उसे पकड़ा दी। नंदिनी ने देखा ये वही बुक थी जो उसने लाइब्रेरी से सैंक्शन करवाई थी। वो हैरानी से उस किताब को देख रही थी। अब तो विश्वास हो गया ना तुझे? चल अब परेशान होना बंद करो, जल्दी से जाकर ये बुक मिस गोल्डबर्ग को देकर आ। हेजल नंदिनी को वो किताब पकड़ाकर खुद वहां से चली गई। टू बी कंटिन्यूड।